अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम साकिब उस्मान और आप देख रहे हैं साकिब टेक कोड चैनल। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हमने, अभी जाएं पहले वो देखें, क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझ आएगा तो फिर इसका भी फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो पे जाने से पहले सबसे पहला काम जो आपने करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आप उनसे आगाह हो सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम ऑपरेटर्स है और उसके हम टाइप्स कुछ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल हैं जिसकी वजह से कंपाइलर को पता चलता है कि उसने क्या वर्क परफॉर्म करना है। जैसे कि कोई अगर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कोड में, फॉर एग्जांपल हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, a प्लस बी, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, हमने लिखा हुआ है a प्लस बी। अब प्लस जो ऑपरेटर है ये कंपाइलर को बताएगा कि भाई उसने एडिशन का वर्क परफॉर्म करना है। जैसे हम कोई भी मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसी तरह करते हैं, हमें ऑपरेटर के ज़रिए पता चलता है कि हम उसमें क्या वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सिंपल इसी तरह कोडिंग में भी होता है कि ऑपरेटर ही कंपाइलर को बताता है कि भाई उसने आगे उसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्क परफॉर्म करना है और हमें कौन सा रिजल्ट उसने प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली ऑपरेटर की कुछ ये टाइप्स हैं, जो बेसिक टाइप में से ये 4 टाइप्स हैं। इसके अलावा 2 टाइप और भी हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वो बहुत मुश्किल है, अभी आपको कुछ भी समझ उनमें से नहीं आने वाली। तो बेसिक ये टाइप्स हैं जो अभी आप समझ सकते हैं। तो पहली टाइप अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सेकंड टाइप रिलेशनल ऑपरेटर, इसी तरह तीसरी लॉजिकल ऑपरेटर एंड फोर्थ वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की जानिब। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसमें वो सिंबल आ जाते हैं जो बेसिक सिंबल है मैथ के, जैसे एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरह के जितने सिंबल्स हैं वो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर में इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कि प्लस का सिंबल आप देख सकते हैं, ये यूज़ होता है, माइनस का होता है, डिवीजन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है। इन 4 सिंबल का तो हमें पता है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए। अब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्यों यूज़ होता है? मॉड्यूलस हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी चीज़ का रिमाइंडर निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा हुआ है y%x, मतलब कि y मॉडुलस ऑफ x। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और x की वैल्यू है 5। तो 10 डिवाइड बाई 5 ये होल डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा हमारे पास। तो ये रिमाइंडर मॉडुलस में हमारे पास क्या आ गया आंसर, इसकी 0 आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह कोई भी रिमाइंडर हमें निकालना हो, उसके दरमियान में हमने जिन 2 चीज़ों का हमने रिमाइंडर निकालना है या जिन 2 चीज़ों का हमने मॉडुलस निकालना है, उनके दरमियान हम ये सिंबल डाल देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेटर है माइनस माइनस। अब माइनस माइनस किस लिए यूज़ होता है? इसका मतलब होता है -1। माइनस माइनस का मतलब क्या है? -1। अब फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं x माइनस माइनस। x माइनस माइनस क्या करेगा? मतलब कि इसका x माइनस 1। x माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया? x माइनस 1। अब x की वैल्यू क्या है? 5। 5 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 4। इसी तरह प्लस प्लस जो है ये +1 होता है। इसका मतलब कि जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर ये +1 कर देगा। जैसे कि ये y प्लस प्लस है तो इसका मतलब क्या है? y प्लस 1। अब y की वैल्यू 10 है और उसके अंदर हमने +1 कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 11। इसी तरह ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। आप स्क्रीन को पास करके आप इनको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ये जल्द से जल्द ही समझ आ जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की जानिब। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे नाम से ही वाज़ह हो रहा है कि कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इधर पहला ऑपरेटर आप देख सकते हैं इक्वल का है, तो इसका पर्पज़ क्या है कि ये वैल्यू असाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अब z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, मतलब कि z के अंदर वो वाली वैल्यू असाइन हो जाए जो x प्लस वाई का आंसर हो। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो x प्लस वाई 15 आंसर आ जाता है और ये हमारे पास z के अंदर सेव हो जाएगी। इसी तरह प्लस इक्वल टू है। अब प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टेरिक इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, अब मॉडुलस इक्वल टू, ये 4-5 जो सिंबल हैं आपने इनको गौर से समझ लेना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को पॉज करें या वीडियो को दोबारा देख के भी समझ सकते हैं। अब जैसे प्लस इक्वल टू है, अब प्लस इक्वल टू का क्या है? जो राइट ऑपरेंड होगा उसको लेफ्ट ऑपरेंड में ऐड करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको लेफ्ट ऑपरेंड में ही सेव करना है। जैसे x प्लस इक्वल टू वाई एग्जाम्पल है हमारे पास। सबसे पहले आपने इसको लिखने का तरीका समझ लेना है। जैसे x प्लस इक्वल टू है y है तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर हमारे पास x माइनस इक्वल टू वाई है तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो आपने ये लिखने का तरीका समझ लेना है।
अब x प्लस इक्वल टू वाई, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि राइट ऑपरेंड को लेफ्ट में ऐड करें, ऐड राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट। अब राइट ऑपरेंड इसमें क्या है y और लेफ्ट ऑपरेंड क्या है x, तो ऐड राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट y प्लस x या x प्लस वाई, ये हमारे पास हो जाएगा ऐड। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा, सेव रिजल्ट इन लेफ्ट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड क्या है x, तो इसके अंदर वो हमारे पास वैल्यू सेव कर लेगा, मतलब कि x इक्वल टू। तो ओवरऑल अगर हम इस डेफिनेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास ये बनता है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई हमारे पास 15 आएगा, तो x इक्वल टू 15 हमारे पास x की वैल्यू साइन हो जाएगी। सेम इसी तरह माइनस इक्वल टू है, बस इसमें माइनस का सिंबल है, तो मतलब कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हमने लेफ्ट ऑपरेंड में ही सेव कर देना है। जैसे इधर लिखा हुआ है x माइनस इक्वल टू वाई, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और राइट ऑपरेंड इसमें y है तो हम इसको माइनस कर लेते हैं x से। उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आता है हम उसको x में सेव कर देते हैं। जैसे इधर x माइनस वाई है 5 माइनस टाइम, तो हमारे पास माइनस 5 आ चुका है, तो हमने x के अंदर वो सेव कर लिया है। इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू का भी सेम है, सेम प्रोसेस है। इसमें बस मल्टीप्लाई इक्वल टू में वो दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देगा इस तरह, और जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट ऑपरेंड में सेव हो जाएगा। और डिवाइड इक्वल टू भी बिल्कुल सेम है, बस वो दोनों वैल्यू को डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट ऑपरेंड में सेव कर लेगा। और मॉड्यूलस इक्वल टू भी वो दोनों वैल्यू का रिमाइंडर निकाल के और जो भी आंसर आएगा उसको वो लेफ्ट ऑपरेंड में सेव कर लेगा। आपने क्या करना है, आपने अभी वीडियो पॉज करनी है और जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको पढ़ के साथ साथ एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट कर लेना है। और सबसे पहले आपने प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू और जो भी ये डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, आपने इसको लिखने का तरीका समझ लेना है। जो मैंने ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट एरो के बाद जो लिखा हुआ है इसको, मतलब कि जैसे प्लस इक्वल टू को हम कैसे लिखते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, माइनस इक्वल टू कैसे लिखते हैं x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इस तरह आपने सारा समझ लेना है। समझने के बाद इंशाल्लाह आपको ये फुल असाइनमेंट ऑपरेटर भी समझ आ जाएगा कि मतलब कि आपने इसके ऑपरेटर को याद कर लेना है, क्योंकि बाद में आने वाले दिनों में जब हम इसकी वीडियोस बनाएंगे, हम जब बड़े कोड लिखेंगे तो उसके अंदर ये सब वैल्यू यूज़ होंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की जानिब। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, जिस तरह नाम से ये वाज़ेह हो रहा है कि किसी ना किसी रिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास डबल इक्वल टू का सिंबल है। याद रहे जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो सिंगल इक्वल टू का सिंबल था, जो हमारे पास वैल्यू असाइन करने के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है डबल इक्वल टू का सिंबल है। अब ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि ये चेक करता है दोनों ऑपरेंड को कि वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं। मतलब कि सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ये कंपैरिजन का काम परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो 5 डज नॉट इक्वल टू 10 होता है, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास नॉट इक्वल टू है। अब नॉट इक्वल टू क्या है, ये इस इक्वल टू का इन्वर्स हो जाता है। मतलब कि नॉट इक्वल टू नॉन से ज़ाहिर हो रहा है कि दोनों वैल्यू को चेक करेगा कि भाई वो नॉट इक्वल हैं या इक्वल हैं। अगर वो नॉट इक्वल होती हैं तो हमारे पास जो कंडीशन है, हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। जैसे इधर हमने लिखा है x नॉट इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, मतलब कि ये नॉट इक्वल है। तो जब ये नॉट इक्वल है तो हमारे पास जो कंडीशन है, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह ग्रेटर देन है, इसी तरह लेस देन है। अब ग्रेटर देन का क्या है, ये लेफ्ट ऑपरेटर को चेक करता है कि भाई वो राइट ऑपरेटर से या राइट ऑपरेंड से बड़ा है कि नहीं है। मतलब कि लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से बड़ी है कि नहीं है। अगर वो बड़ी होती है लेफ्ट वैल्यू तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आ जाती है। जैसे x ग्रेटर देन y है, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो x जो है y से बड़ा नहीं है, तो हमारे पास इसलिए कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब लेस देन का सिंबल, अब ये किस लिए यूज होता है, ये चेक करता है कि जो राइट वैल्यू है वो लेफ्ट वैल्यू से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर वो राइट वैल्यू लेफ्ट वैल्यू से ग्रेटर होती है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आ जाती है। जैसे x लेस देन y लिखे हमने, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, यस 5 लेस देन 10 हो गया, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या आ गई, ट्रू हो गया। ये सारे सिंबल हमने मैथ में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें इनका पता है कि ग्रेटर देन किस लिए यूज होता है, लेस देन किस लिए यूज होता है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ग्रेटर देन इक्वल टू, एक तो ये ग्रेटर देन का काम परफॉर्म करता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि ग्रेटर देन क्या करता है कि वो लेफ्ट वैल्यू को राइट वैल्यू से चेक करता है कि वो ग्रेटर है कि नहीं है। और दूसरा काम ये क्या करता है, इसके साथ इक्वल टू का सिंबल भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों को चेक करेगा कि या तो लेफ्ट वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या तो लेफ्ट वैल्यू उस राइट वैल्यू की इक्वल होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी होती है, या तो वो ग्रेटर होती है या तो वो इक्वल टू होती है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इधर लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो 5 ना तो ग्रेटर है y से, ना ये 5 जो है इक्वल टू है y के, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स।
अगर इधर y में 10 की जगह 5 लिखा होता तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती। किस तरह ट्रू हो जाती? जैसे x ग्रेटर देन y अगर हम लिखते तो 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं होता, लेकिन 5 इक्वल टू 5 हो जाता। जब 5 इक्वल टू 5 हो जाता तो हमारे पास इधर कंडीशन हम लिखा हुआ है कि या तो x ग्रेटर देन हो या तो इक्वल टू हो। अगर इन दोनों में से कोई एक होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। लेकिन अभी इन दोनों में से कोई एक नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, इसलिए हमारे पास ये आंसर फॉल्स आ गया। सिंपल। इसी तरह लेस देन इक्वल टू है, ये राइट वैल्यू को चेक करेगा कि वो लेफ्ट वैल्यू से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। इसी तरह ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो लॉजिक चेक करते हैं कि भाई जो हमने कोड लिखा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनमें कुछ सिंबल ये हैं कि जैसे एंड और ये हमारे पर नॉट का सिंबल जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉट इक्वल टू में। अब इस सिंबल का नाम लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसको हम लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं, इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहते हैं। दरअसल इसके एग्जांपल मैं आपको डेव सी प्लस में जाके कोड लिख के ही दूंगा ताकि आपको वहाँ सही तरह समझ आए, क्योंकि इधर अगर मैं समझाऊंगा तो ये आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं ओपन कर लेता हूँ डेव सी प्लस प्लस। सबसे पहले इधर डेव सी प्लस प्लस ओपन करके एक छोटी सी जो बेसिक कमांड हर प्रोग्राम में यूज़ होती है ये मैं लिख चुका हूँ। अगर आपको इस बेसिक कमांड का कोई पर्पज़ नहीं मालूम तो मैं पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अभी जाके वो देख सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इधर मैं आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इधर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ a, उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 0। इस तरह एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ b, उसके अंदर वैल्यू रख देता हूँ 1। इधर मैं एक लूप लिखता हूँ इफ़। अभी तक हमने कोई भी लूप डिस्कस नहीं किया, इसको हम आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर सिर्फ मैं आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसको आगे हम अगली वीडियोज़ में बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब जैसे इंग्लिश में हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं कि इफ़ उसके बाद एक कंडीशन होती है कि अगर ये हो जाए तो फिर हमारे पास ये वर्क परफॉर्म कर दो, एल्स अगर वो नहीं होता तो हमारे पास ये काम कर दो। इस तरह सी प्लस प्लस में बिल्कुल ये इस्तेमाल है कि इफ़ अगर ये हो जाए तो हमारे पास ये प्रिंट कर दे स्टेटमेंट, एल्स अगर वो नहीं होता तो हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दें। अगर मैं इधर एक कंडीशन लिखता हूँ कि जैसे a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0, तो हमारे पास इधर जो है स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास प्रिंट हो जाए ट्रू। तो इसको इन्वर्टेड कॉमन में हम लिख लेते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें एज इट इज़ प्रिंट करवानी है। इसी तरह अगर ये नहीं होता, मतलब कि दोनों वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होती, तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए? फॉल्स की। और लास्ट में वही बेसिक प्रोग्राम की तरह हमें रिटर्न 0 लिख लेते हैं। अब इसमें मैंने एक कंडीशन लिखी है कि a की वैल्यू भी 0 की इक्वल हो और b की वैल्यू भी 0 की इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल टू 0 होती हैं तो हमारे पास इधर ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास इधर फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने दोनों इक्वल टू 0 होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने इधर दरमियान में एंड का सिंबल लगाया है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट करता है सी प्लस प्लस कोड को कि ये दोनों जो कंडीशन है वो हमारे पास ट्रू होना लाजमी है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं होती तो इधर वो हमारे पास एल्स कमांड प्रिंट कर देगा। इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। इधर आप देख सकते हैं आंसर फॉल्स आया। अभी फॉल्स आंसर हमारे पास क्यों आया? क्योंकि जो इधर हमने कंडीशन लिखी है a इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। अब a तो 0 की इक्वल है लेकिन b इक्वल टू हमारे पास इधर 1 है, तो हमारे पास जो 1 जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि ये कंडीशन हमारे पास मुकम्मल नहीं कर रही, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू 0 की इक्वल है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 1 की इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये ट्रू प्रिंट नहीं हुआ, इधर हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इधर एंड की जगह और लिख लेता हूँ, अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब हमारे पास ट्रू प्रिंट हुआ है। अब हमारे पास ट्रू क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि और जो है वो हमें ये लिमिट प्रोवाइड करता है कि उन दोनों में से जो इतनी भी हमने कंडीशन लिखी है उनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास वो वाली जो स्टेटमेंट जो हम चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज हमारे पास जो है दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे इधर एक a इज इक्वल टू 0 है, दूसरा b इज इक्वल टू 0 हमने इधर कंडीशन दी है। अब a की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इधर और का सिंबल है तो कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हमारे पास वो स्टेटमेंट इधर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह एंड में दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना, जितनी भी स्टेटमेंट हमने लिखी है उस एंड के सिंबल के अराउंड वो हमारे पास ट्रू होना लाजमी है, अदरवाइज हमारे पास जो दूसरी एल्स के बाद वाली जो हमारे पास कंडीशन है वो हमारे पास इधर रन होना स्टार्ट हो जाएगी।
और में हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो है फंक्शन सही जो हम चाहते हैं वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके जहाँ से हमने एक कोड टैप किया या आप स्क्रीन को पास करके समझ सकते हैं। अगर आपको इफ़ एज लूप नहीं समझ आ रहा तो इसको आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल अभी। इसको हम लेटर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इफ़ एज लूप क्या है, उसको बिल्कुल हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपने सिर्फ इधर और एंड का पर्पज़ समझना है कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।